तो दोस्तों हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन्हें डीपीएसपी भी कहा जाता है, और ये भारत में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संविधान के पार्ट 4 में है और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इनका वर्णन मिलता है। उनको क्लासिफाई भी किया गया है इनके नेचर के आधार पर, गांधीयन टाइप के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, फिर नेहरूवियन टाइप के, और कुछ मॉडर्न डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं। तो उनको चल के देखेंगे कैसे क्या है। तो बेसिकली ये जो पार्ट है संविधान का, ये इन्फोर्सिएबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। आप जब फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो आप जाके इसको कहीं ना कहीं आप जाके उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माध्यम से उसको इन्फोर्स करा सकते हैं। अपना जो वायलेशन हुआ है आपके फंडामेंटल राइट का, तो उसको आप जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रेमेडी ले सकते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है कि राज्य आपको ये अधिकार देता है या नहीं। तो आर्टिकल 35 में वर्णित था राइट टू एजुकेशन, जिसे अब एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। तो ऐसा भी किया जा सकता है, इससे उठाकर किसी अधिकार को फंडामेंटल राइट बनाया जा सकता है, लेकिन अपने आप में ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अपने जो केसेस हुए हैं उसमें अपने जो बहुत सारे वर्डिक्ट दिया है उसमें कहा है कि जो डीपीएसपी है, ये जब राज्य कोई पॉलिसी बनाएगा तो इनको ध्यान में रखकर ही पॉलिसी बनाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इनके अवहेलना करके राज्य कोई डीपीएसपी या कोई पॉलिसी बना सकता है, कोई स्कीम बना सकता है। चलिए देखते हैं राज्य के निर्देशक तत्व। तो इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। अनुच्छेद 38 से 51 तक मेन रूप से है। यहाँ पर तो कुछ स्टेट की परिभाषा वगैरह दी गई है। कुल 17 निदेशक तत्व हैं। 17 निदेशक तत्व हैं। उद्देश्य क्या है? ये लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करते हैं, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। विशेषताएं क्या हैं? तो ये गैर नियोजित है, यानी ये वाद योग्य नहीं है, तो आप इसे ले जाकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दावा नहीं कर सकते हैं। हालांकि सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं इन द सेंस कि ये राज्य को कुछ कहने के लिए या कुछ करने के लिए बाध्य करते हैं, कि राज्य लोगों के जीवन में पॉजिटिवली परिवर्तन करने के लिए कुछ स्टेप ले। तो भारतीय संविधान में निदेशक तत्वों को सम्मिलित करने की प्रेरणा संविधान निर्माताओं को आयरलैंड के संविधान, जो कि 1937 में उल्लेखित सामाजिक नीति निर्देशक तत्वों से प्राप्त हुई है। सामाजिक नीति निर्देशक तत्वों से प्राप्त हुई है। यह उल्लेखनीय है कि संविधान निर्माताओं ने भाग 4 में उल्लेखित सभी निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण नहीं किए हैं। आयरलैंड के संविधान से तो कुछ निर्देशक तत्व संविधान में निर्देशक तत्वों को स्थान दिया गया है, और न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं की प्रवृत्ति मात्र ग्रहण की गई है। तो आयरलैंड के संविधान से तो कुछ निर्देशक तत्व संविधान में तत्वों को स्थान देने और उन्हें न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं की मात्र अवधारणा है उसको ग्रहण किया गया। तो अनुच्छेद 39 डी ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 122 से। फिर अनुच्छेद 40 ये संविधान सभा में 22 नवंबर 1948 को के संथानम द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव आया था, उसके द्वारा इसको ऐड किया गया था। फिर अनुच्छेद 44 ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, उसकी धारा 94 के तहत। और अनुच्छेद जो 51 है ये हवाना घोषणा से लिया गया है, जो कि 1947 में हुई थी। फिर डॉक्टर अम्बेडकर ने निदेशक तत्व के बारे में क्या बोला है उनको देख लेते हैं। तो भारत शासन अधिनियम जो कि 1935 में आया था, में वर्णित अनुदेशों यानी हिदायतों को, जो डायरेक्टिव्स दिए गए थे बेसिकली, या निर्देशों के उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के समान है, जो गवर्नर जनरल व गवर्नरों को जारी किए जाते थे। संवैधानिक सलाहकार बी एन राव ने व्यक्तिगत अधिकारों की 2 श्रेणियां बताई हैं। ये न्यायोचित है, न्यायोचित जो जिन्हें हम कोर्ट में ले जाकर जस्टिस ले सकते हैं, ये मूल अधिकार है। और जो गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिसिएबल है, यानी ये निर्देशक तत्व हैं, इन्हें हम कोर्ट में ले जाकर इनकी रेमेडी हासिल नहीं कर सकते। राव इन्हें राज्य के प्राधिकारियों के लिए नैतिक उपदेश यानी मोरल सरमन की तरह इसको देखा जाता है। 1945 में बनी तेज बहादुर सप्रू समिति ने अधिकारों को वाद योग और गैर वाद योग में वर्णित किया है। संविधान सभा के सदस्य के एम मुंशी गैर वाद योग्य बातों को संविधान में शामिल करने के पक्षधर नहीं थे। फिर संविधान सभा में
नीति निदेशक तत्व एनडीपीएसपी के लिए अलग समिति नहीं थी, बल्कि मूल अधिकारों की उप समिति, इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है। कोई अलग समिति नहीं बनाई गई थी डीपीएसपी के लिए। और के एम मुंशी हैं, इन्हें नॉन जस्टिसिएबल जो नेचर है डीपीएसपी का, उसे कहना चाह रहे थे कि जो नॉन जस्टिसिएबल नेचर के तत्व हैं उनको संविधान में शामिल ही क्यों किया जाए। राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण एवं समीक्षा आयोग, संविधान समीक्षा आयोग या वेंकट चलैया आयोग की रिपोर्ट जो कि 2002 में आई थी, उनमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी ऑफ स्टेट शीर्षक की जगह राज्य की नीति के निदेशक तत्व व अनुयोजन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड एक्शन करने की अनुशंसा की थी। हालांकि इसको अभी भी परिवर्तित नहीं किया गया। अब नीति निर्देशक तत्वों का महत्व, तो इसमें गांधी दर्शन का उल्लेख मिलता है भाग 4 में। डीपीएसपी में गांधीवादी सिद्धांत व सामाजिक न्याय की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। डीपीएसपी को प्रशासक के लिए आचार संहिता यानी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में इसको यूज किया जाता है। संविधान के उद्देश्य में जिन उद्देश्यों को प्रकट किया गया है उन्हें व्यवहारिक रूप देने के लिए डीपीएसपी सिद्धांतों को स्थान दिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति है, यानी जनता की शक्ति है, कुल मिला के जनता की शक्ति है, यानी जनता इन्हें इन्फोर्स करा सकती है, या जनमत की शक्ति है इन द सेंस कि जो इसमें चीजें तत्व दिए गए हैं, तो अगर जनता की इच्छा है तो सरकार उसे कहीं ना कहीं उसको लागू करने के लिए बाध्य है। क्योंकि सरकार है वो जनता के निर्णय से ही चलती है, तो सरकार बाध्य होगी ही। फिर संविधान की व्याख्या में सहायक होते हैं, शासन के मूल्यांकन का आधार होते हैं कि आपने किस प्रकार का डेवलपमेंट किया है, आपने किस प्रकार से नीतियां बनाई हैं, उसके लिए ये मूल्यांकन का काम करते हैं। कार्यपालिका प्रधान इसका दुरुपयोग नहीं कर पाते हैं, तो कार्यपालिका के जो एग्जीक्यूटिव है वो इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। फिर अंबेडकर ने भाग 4 जो कि डीपीएसपी है को भारत का सामाजिक व आर्थिक घोषणा पत्र कहा है। भारत का सामाजिक एवं आर्थिक घोषणा पत्र कहा है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार ये भारतीय संविधान की अनोखी विशेषताएं हैं जिनमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में बोलते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी सरकार को इन निदेशक तत्वों का आदर करना होगा, वह उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। यदि कोई सरकार इनकी अवहेलना करेगी तो उसे निर्वाचन के समय निर्वाचकों को उत्तर देना होगा। तो इसमें जो जैसे फॉर एग्जाम्पल रोजगार के जो मुद्दे दिए गए हैं, या पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड विधवा पेंशन, या कि जो बुजुर्ग जन हैं उनकी सेवा के लिए जो बातें की गई हैं, तो इनको कहीं ना कहीं सरकार को मानना ही पड़ेगा। इसकी उपेक्षा सरकार नहीं कर सकती है, नहीं सरकार को हटा दिया जाएगा। कुल मिला के ये। फिर आल्हादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कोई भी लोकप्रिय मंत्रिमंडल भाग 4 के उपबंधों के उल्लंघन का साहस नहीं करेगा। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार डीपीएसपी सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। ग्रेनविल अस्टिन इनकी बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन 1966 में आती है। ने भाग 3 जो कि मूल अधिकार है और भाग 4 को संविधान की मूल आत्मा तथा सामाजिक क्रांति के वाहक कहे। ग्रेनविल अस्टिन का कहना है कि जो डीपीएसपी है में सामाजिक क्रांति की झलक दिखाई देती है, सोशल रिवोल्यूशन की झलक दिखाई देती है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजन किए गए हैं जिससे कि सोशियो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है उसको दूर किया जा सकता है। इसका उद्देश्य भारतीय जनता को सकारात्मक अर्थों में स्वतंत्र बनाना है। ऑस्टिन का यह भी मत है कि डीपीएसपी की विषय वस्तु एक सीमा तक उपनिवेशवाद विरोधी क्रांति की देन भी है। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हमको लताड़ा था या हमारे ऊपर राज किया था, उसके विरोध में जो क्रांति हुई है उसकी भी देन ये कहा जा सकता है। ऑस्टिन के अनुसार समूचे संविधान पर राष्ट्रीय जागरण की गहरी छाप देखने होने के बावजूद सामाजिक क्रांति के संकल्प का मूल तत्व भाग 3 व 4 में अर्थात मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के सिद्धांतों में अंतर्निहित है। इन्हें हम संविधान की आत्मा कह सकते हैं। फिर न्यायमूर्ति MC छागला क्या कहते हैं कि इन सभी डीपीएसपी का पूरी तरह से पालन किया जाए। यदि इन सभी डीपीएसपी का पूरी तरह से पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति हो जाएगा, है भी। पंडित ठाकुर दास भार्गव के अनुसार जो डीपीएसपी हैं संविधान के प्राण या सार तत्व हैं, यानी एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। के.एम. पनिक्कर ने डीपीएसपी को आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की संज्ञा दी है। अब अच्छा, इसकी आलोचना भी होती है कि संविधान सभा के सदस्य प्रोफेसर KT शाह ने इन्हें
अतिरेक कर्मकांडी बताते हुए कहा है कि ये ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक के संसाधनों व इच्छा पर निर्भर करता है। तो अगर सरकार के पास संसाधन है या उसकी इच्छा है तभी ये चेक को आप रिडीम करा सकते हैं, बाकी नहीं करा सकते हैं। आप कहीं पर जाके या कोर्ट से नहीं बोल सकते हैं कि इसको रिडीम करिए। तो वही बात है कि ये बैंक के संसाधन और इच्छा पर निर्भर करता है कि आपका चेक रिडीम होगा या नहीं होगा। केटी शाह, निधेता तत्व बाह्य अलंकरण से युक्त खूबसूरत परिधान की भांति हैं, इनके पास भंडार का अभाव है। नसरुद्दीन ने, ये नव वर्ष के बादों की तरह हैं जो जनवरी में ही छूट जाते हैं। टीटी कृष्णचारी, इन्हें प्रमाणित करने योग्य भावना का कूड़ा घर कहते हैं। अवेल्युएबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स कहते हैं, प्रमाणित करने योग्य भावना का कूड़ा घर कहते हैं। केसी भैया, ये धार्मिक उपदेश है ये। के संतानम क्या कहते हैं कि डीपीएसपी ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य टकराव को जन्म दिया है। क्यों? क्योंकि विधायिका उसको लागू नहीं करती या लागू भी करती है तो थोड़ा सा संदेहास्पद तरीके से लागू करती है। कार्यपालिका भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है और न्यायपालिका भी फिर इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि लोग फिर वाद विवाद इसमें करने लगते हैं। सर आइवर जेनिंग्स की बुक है सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 1953 में आती है। ये पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा मात्र है, यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं उनकी एक महत्वाकांक्षा मात्र है, इसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। आइवर जेनिंग्स, डीपीएसपी 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन के समान है। भाग 4 के पृष्ठों में ब्रिटिश वेब व सिडनी वेब के भूत प्रवेश कर गए हैं। इनमें फेबियन वाद और समाजवाद नहीं है, तो ये इसमें फेबियन समाजवाद है, समाजवाद नहीं है, तो ये ऐसा बोलते हैं। फिर आइवर जेनिंग के अनुसार भारतीय संविधान का यह भाग फेबियन समाजवाद को ही स्थापित करता है। नीति निर्देशक तत्व ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है और ये वही परिभाषा है जो हमने जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे तो आर्टिकल 12 में जो परिभाषा देखी थी। फिर अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों पर लागू होगा, यानी इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा इन्फोर्स नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें वर्णित तत्व देश के शासन के मूलभूत यानी फंडामेंटल्स हैं। तो देश के शासन में इन्हें फंडामेंटल्स की तरह यूज किया जाएगा, लेकिन इनको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। नीति निर्देशक देश के शासन में मूलभूत फंडामेंटल्स है, ना कि बेसिक या कंपलसरी है। तो कंपलसरी नहीं है, फंडामेंटल्स हैं कि आप इन्हें, आपकी इच्छा है या आप चूंकि जनता का शासन है तो आप क्या करेंगे, आप इनको जब भी कोई पॉलिसी बनाएंगे तो इनको पहले अपने समक्ष रखेंगे फिर कोई पॉलिसी बनाएंगे। हालांकि कंपलसरी नहीं है कि आप इनको रखें ही अपने सामने, आप वैसे भी पॉलिसी बना सकते हैं। फिर इस प्रकार अनुच्छेद 37 में 3 बातें दी गई हैं। पहला, इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, अर्थात ये गैर न्यायोचित हैं, अबाध योग्य हैं, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है जैसे कि मूल अधिकारों को प्राप्त है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 37 में उपबंध है कि जो नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, इन्हें ही प्रायः बाध योग्य नहीं है, नॉन जस्टिसेबल कहा जाता है। कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि मेरे डीपीएसपी का वायलेशन हुआ है तो हमको न्याय दीजिए। फिर डीपीएसपी देश की शासन व्यवस्था में मूलभूत स्थान रखते हैं। विधि या कानून बनाते समय राज्य का कर्तव्य होगा कि इनका ध्यान रखें। फिर राज्य ने श्रमिक कल्याण, समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क शिक्षा, मिड डे मील, मनरेगा, SC/ST कल्याण, बाल श्रम निषेध व कल्याण आदि अनेक कानून डीपीएसपी के मद्देनजर बनाए हैं। अनुच्छेद 37 तो यह इस बात की घोषणा करता है कि जब भी राज्य कानूनों का निर्माण करे तब वह नीति निर्देशक तत्व में दिए गए मूल्यों, आकांक्षाओं एवं भावनाओं को उन कानूनों में स्थान देने का प्रयास करे। नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो ये वे लक्ष्य हैं, ये वे लक्ष्य व उद्देश्य हैं जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए और वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। अनुच्छेद 38 में देखते हैं तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो आर्टिकल 31A में राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं के लिए हो। आर्टिकल 38(2) में राज्य विशिष्टता
आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद, ये जो आर्टिकल 38(2) है, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में जोड़ा गया था। अवसर की समानता को लेख प्रस्तावना व अनुच्छेद 16 में है, तो इसमें अवसर की समानता की बात नहीं की गई है। इसकी बात कहाँ की गई है? अवसर की समानता की बात ये प्रस्तावना में और अनुच्छेद 16 में की गई। फिर अनुच्छेद 39, तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। पहला है 39 है, यानी पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका लाइवलीहुड के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। तो स्त्री और पुरुष सभी को समान रूप से आजीविका एंड लाइवलीहुड के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। दूसरा, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से हित साधन हो। यानी बेसिकली यही है कि जो प्राइवेट जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर प्राइवेट नहीं बल्कि सामूहिक कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए। फिर 39C में आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, यानी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ न हो जाए। राज्य संपत्ति और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकेगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकेगा राज्य। 39D में पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ऐसी बातें की गई हैं, यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई है आर्टिकल 39D में। राजेश कुमार गोंड जो केस हुआ था उसमें 2014 में हुआ था। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत मौलिक अधिकार नहीं। इक्वल पे फॉर इक्वल राइट ये फंडामेंटल राइट नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को हमारे संविधान के द्वारा अधिकारों का मौलिक अधिकार होना अव्यक्त रूप से घोषित नहीं किया गया है, परंतु निश्चित रूप से यह संवैधानिक अधिकार तो है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्यों है? क्योंकि संविधान में दिया गया है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है क्योंकि फंडामेंटल राइट यानी भाग 3 में इसका मेंशन नहीं किया गया है। कहाँ मेंशन किया गया है? भाग 4 में। 39E, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आय या शक्ति के अनुकूल न हो। 39F, तो बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक प्रत्याग से रक्षा की जाए। ये 39F जो आर्टिकल है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर एवं सुविधाएं दी जाएं और बालकों को अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक प्रत्याग से रक्षा की जाए। फिर अनुच्छेद 39A, तो ये सभी राज्य सभी लोगों को निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। राज्य सभी लोगों को निःशुल्क न्याय विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। नोट क्या है कि जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में हुआ था द्वारा एक और आर्टिकल 39A जोड़ा गया है जो समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, यानी इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू ऑल की बात करता है। इसे आधार बनाकर 1987 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया, जिसके तहत नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी सालसा, नालसा और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना की गई है। नीति निर्धारित तथ्यों में एनडीपीएसपीज में अनुच्छेद 39 को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। इस प्रकार अनुच्छेद 39 में बने शुरुआती चारों तत्व यानी सामाजिक राज्य के प्रतीक हैं। ये शुरुआती जो चारों तत्व हैं ये ए बी सी डी ये समाजवादी राज्य के प्रतीक हैं। तो 39B और C तो मूल अधिकारों पर भी आच्छादित होते हैं, यानी कि 39B और C का सहारा लेकर आप फंडामेंटल राइट्स को भी कहीं ना कहीं वायलेट कर सकते हैं। हमने जब फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे थे तो हमने देखा भी था इसको ना। कहा जाता है कि आर्टिकल 39B और C आते हैं तो अनुच्छेद 14 व 19 चले जाते हैं। अब अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। तो राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा
और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। यह गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था द्वारा पंचायती राज को अब एक संवैधानिक दर्जा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। अनुच्छेद 41 तो राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम व शिक्षा पाने तथा बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी व निःशक्तता की स्थिति में लोक सहायता यानी पब्लिक असिस्टेंस यानी भत्ते, पेंशन, स्कॉलरशिप देगा। वही कुल मिला के राज्य लोगों की सहायता करेगा आर्थिक रूप से। फिर अनुच्छेद 42 में क्या दिया गया है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कानून आए हैं? जन सुरक्षा योजना है, औसत अवकाश इसी की परिणति है। फिर अनुच्छेद 41 और 42 में दिए गए नीति निर्देशक तत्व राज्य को लोक कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों का व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। फिर अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की व्यवस्था की गई है। तो कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं, विशेषतः ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत एवं सहकारी आधार पर लगाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसी बातें की गई हैं आर्टिकल 43 में। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। मनरेगा, फिर ये जो पैटर्निटी लीव है, न्यूनतम मजदूरी है। 97 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, बेसिकली ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था 2011 में, द्वारा इस संबंध में प्रयास किया गया है। फिर अनुच्छेद 43A ये श्रमिकों की औद्योगिक प्रबंधन में भागीदारी, तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। फिर 43B भी, इसमें राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण, स्वायत्तता, कार्यकारण, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यवसायिक प्रबंधन के उन्नयन का प्रयास करेगा। राज्य सहकारी समितियों के निर्माण, संचालन, प्रबंधन में सहायता देगा। तो इसे 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में जोड़ा गया था। फिर 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इस संशोधन द्वारा भाग 9B अनुच्छेद 243 ZH व ZT तथा अनुच्छेद 43B जोड़े गए हैं। फिर अनुच्छेद 19(1)C हम लोगों ने अधिकार पढ़ा था तो उसमें भी देखा था, में सहकारी समिति गठन को मूल अधिकार अब बना दिया गया, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन को मूल अधिकार बना दिया गया 39A(C) के तहत। और इसको 43B जो आर्टिकल है इसे 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में जोड़ा गया था। जबकि जो 43A है इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। जो अनुच्छेद 44 है, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। हालांकि अभी ये लागू नहीं है, सिर्फ गोवा ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। 3 तलाक का मुद्दा इसी से संबंधित है। इसमें जो महत्वपूर्ण केसेस हैं उनको देख लेते हैं। तो मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो केस हुआ था 1985 में, के मामले में यह निर्णय दिया गया कि मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक लेने का अधिकार तथा तलाक के बाद उन्हें भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने का अधिकार, इसे शाह बानोवाद भी कहा जाता है। शाह बानोवाद में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया था। फिर डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ 2002 में ये केस आया था, के मामले में इस अधिनियम को चुनौती दी गई। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को पुनर्विवाह तक भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। फिर सायरा बानो बनाम भारत संघ केस आता है 2017 में, के मामले में 3 तलाक बिद्दत पर रोक लगाई गई। 3 तलाक कानून 19 सितंबर 2018 से लागू किया गया है, जिसका नाम है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम। सरला मुदगल बनाम भारत संघ 1995 में केस हुआ था। इस केस में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 44 के तहत समान सिविल संहिता लागू करने का निवेदन किया था। फिर ऑस्टिन ग्रेविल का यह मत है कि यदि समान आचार संहिता का प्रावधान मौलिक अधिकारों में होता तो न्याय योग्य होता और कानून सभी समुदायों पर समान रूप से प्रभावी होता। इसके विपरीत डीपीएसपी में होने से
संसद की इच्छा से किसी एक समुदाय के लिए इसे क्रियान्वित किया जा सकता है, जैसा कि हिंदू कोड बिल में किया गया था। भारत विभाजन के बाद मीनू मसानी, अमृत कौर और उषा मेहता ने भी समान आचार संहिता को न्याय योग्य जस्टिसेबल बनाने की गुहार लगाई थी, हालांकि इसे अस्वीकार कर दिया गया। जब हमने मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ा था तो हमने देखा था कि जरूरी नहीं है कि आप सभी के लिए एक प्रकार के कानून बनाइए। सभी जो धर्म है या काइंड ऑफ कम्युनिटी हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए आप प्रोविजन कर भी सकते हैं। जो अगर हार्म नहीं कर रहा है कोई चीज़, तो आप अलग अलग समय में अलग अलग परिवर्तन भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक साथ ही आप यूसीसी को लागू कर दें। जो मुस्लिम धर्म में फॉर एग्जाम्पल 3 तलाक का मुद्दा था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब हो सकता है और जो मुद्दे हैं उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है समय समय पर। जरूरी नहीं है कि आप यूसीसी लागू करके ही सबको समान कर दें। ये मल्टीकल्चरलिज्म का एक उदाहरण देखने को मिल सकता है यहाँ से। अनुच्छेद 45 प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख व 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान करता है। राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख व सभी बालकों के 0 से 6 वर्ष के बच्चों को उस समय तक जब तक वह 6 वर्ष की आयु पूर्ण न कर लें शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 में पूर्व में 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन अब जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रावधान है एलिमेंट्री एजुकेशन का या प्राइमरी एजुकेशन का, इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया है आरटीआई के तहत। तो अब इसका यहाँ से उठा के आर्टिकल 21A में शिफ्ट कर दिया गया। तो जो अनुच्छेद 45 था, संविधान में मूल रूप से यह प्रावधान दिया गया था कि संविधान प्रारंभ होने के 10 वर्ष के भीतर राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंधन करने का प्रयास करेगा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 में दिए गए नीति निर्देशक तत्व का यह स्वरूप परिवर्तित हो गया। अब इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए बाल्यावस्था देखरेख व उनको शिक्षा का प्रावधान करेगा। हाल ही में नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में दी गई भावना को पूरा करने के प्रयास दिखाई देंगे, जिनमें आंगनबाड़ी व पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के लिए बच्चों को शिक्षा योजना में महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। एक जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, द्वारा इसे जनता का अधिकार के अनुच्छेद 21(1) में जोड़ दिया गया है। अब संविधान संशोधन के बाद इसमें वर्णित 6 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा और देखरेख की व्यवस्था है। अब केवल जब संविधान संशोधन हो गया है 86वां, उसके बाद अब केवल 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए देखरेख करेगा सरकार। अब 6 से 14 तक के लिए तो आरटीआई कानून ही आ गया है। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 46। इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों यानी अदर बैकवर्ड या अदर वीकर सेक्शन के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। तो राज्य जनता के दुर्बल यानी जो वीकर सेक्शन है के विशिष्टता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी SC ST की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी यानी उनकी जो रोजगार है या लाइवलीहुड है के हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा, उनको ग्रो करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। केवल अनुच्छेद 46 में ही समाज के जो वीकर सेक्शन है का उल्लेख मिलता है। इसमें ओबीसी का शब्दशः वर्णन नहीं किया गया, तो ओबीसी इसमें नहीं दिया गया, इसमें वीकर सेक्शन की बात की गई। इसमें कोई भी आ सकता है, SC SC के अलावा इवन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो भी वीकर सेक्शन में आ सकते हैं, क्योंकि ओबीसी स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया। अनुच्छेद 47 पोषण, आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। तो राज्य अपने लोगों के पोषण, आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्रारंभिक कर्तव्य यानी प्राइमरी ड्यूटी में मानेगा और राज्य विशिष्टता मादक पेयों व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। बिहार, गुजरात जैसे राज्यों में शराबबंदी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों में पोस्ट पर रोक, मेडिकेटेड नशे के लिए बने कानून इसी के मद्देनजर हैं। जो काइंड ऑफ मेडिसिन से लेके नशे होते हैं, बेसिकली कोरेक्स वगैरह का जो नशा होता है, इसके लिए जो कानून बने हैं इसी को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं। ये बेसिकली गांधीयन प्रोविजन है। अनुच्छेद 48 में राज्य क्या करेगा? राज्य कृषि एवं पशुपालन का आधुनिकीकरण एवं वैज्ञानिकीकरण करेगा। गाय, बछड़ा एवं अन्य दुधारू व वाहक पशुओं का वध रोकेगा और इनका नस्ल सुधार करेगा।
अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन व वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको 1976 में जोड़ा गया था। गौ हत्या का मुद्दा एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति संत कुमार इसी से संबंधित हैं। पर्यावरण वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आता है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आता है और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में आता है। फिर अनुच्छेद 39 में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण संसद द्वारा बनाई गई विधियों द्वारा या इनके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक यानी मॉन्यूमेंट्स या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना राज्य की बाध्यता है, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट है। बेसिकली अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण राज्य करेगा। फिर अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण दिया गया है, यानी जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव से अलग करने की बात की गई है। जो राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाया गया, यानी एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करने की बात इसमें की गई। नेक्स्ट है अनुच्छेद 50 में बेसिकली शक्तियों के पृथक्करण का आधार कहा जाता है। अनुच्छेद 50 को शक्तियों के पृथक्करण का यानी सेपरेशन ऑफ पावर का आधार कहा जाता है। फिर अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। इसका मुख्य आदर्श क्या है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि करेगा, राष्ट्रों के मध्य न्याय एवं सम्मानपूर्ण संबंध रखेगा, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधियों का आदर करेगा और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता से समाधान करेगा। अनुच्छेद 51 यह भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व यानी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस भारत की विदेश नीति का आधार रहा है, लेकिन इस प्रकार का शब्द अनुच्छेद 51 में दिया नहीं गया। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करके कोई शब्द दिया नहीं है, हालांकि ये भारत की विदेश नीति का एक आधार वाक्य रहा है और हमेशा रहेगा। भारत सरकार ने अनुच्छेद 51 का अनुसरण करते हुए जो नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट चलाया था, पंचशील की नीति का अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनाया था। अब हमने जब शुरू में पढ़ा था तो बताया था कि कुछ गांधीवादी इसमें डीपीएसपीस हैं, कुछ नेहरूवादी हैं, कुछ मॉडर्न हैं, तो उनको क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से डीपीएसपी गांधीवादी हैं। तो इसमें कुछ नीति निर्देशक तत्व गांधी जी की विचार प्रणाली व उसके सपनों को साकार करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना, तो विलेज रिपब्लिक की जो बात करते थे, पंचायती राज की बात करते थे गांधी जी, तो यही आर्टिकल 40 में उसे समाहित किया गया है और इसे संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया। अनुच्छेद 43 तो इसमें कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात की गई है, ये भी गांधीयन आइडिया है। अनुच्छेद 46 में SC ST व अन्य वीकर सेक्शन के वर्गों का कल्याण, ये भी गांधीयन आइडिया है। अनुच्छेद 47 में नशीली औषधियों में मदिरापान का निषेध किया गया है, ये भी गांधीयन आइडिया है। अनुच्छेद 48 में गाय, बछड़ा एवं अन्य दुधारी पशुओं का वध निषेध किया गया है, ये भी एक गांधीयन आइडिया है। अब शिक्षा का वर्णन, तो ज्ञात रहे कि नीति निर्देशक तत्वों में 3 अनुच्छेदों में शिक्षा का उल्लेख मिलता है। शिक्षा का उल्लेख 3 जगहों पर मिलता है। पहला अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 41 में, फिर 45 में भी प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 46 में भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात की गई। भाग 4 के अलावा संविधान में वर्णित निर्देशक तत्व, तो भाग 4 के अलावा कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर्णित हैं भारत के संविधान में, उनको देखते हैं। तो अनुच्छेद 335 भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही है। इसमें SC व ST को संघ व राज्य सेवाओं में आरक्षण देते समय प्रशासनिक दक्षता का ध्यान रखा जाएगा, ऐसी बातें की गई है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कंप्रोमाइज नहीं करनी है SC ST को आरक्षण देते समय। फिर अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 350A, इसमें भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों की उनकी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो जो भाषाई अल्पसंख्यक यानी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, उनको प्रारंभिक शिक्षा यानी 0 से 5 तक की जो उनकी शिक्षा है वो उनकी मातृभाषा में दिए जाने की बात की गई है। और ऐसी बातें गांधी जी भी करते हैं। वर्धा एजुकेशन सिस्टम जो वो लाते हैं 1937 में, तो वो इसी प्रकार की कुछ प्रोविजन करने की बात करते हैं।
फिर अनुच्छेद 351 में हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करने की बात कही गई है कि राज्य प्रयास करेगा कि हिंदी को किसी प्रकार से उसका प्रचार प्रसार किया जाए। अब अंतर देख लेते हैं मूल अधिकार और नीति निषेध तत्वों में। तो ये बात योग्य है या कानूनी महत्व है इसका, तो कुल मिला के फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, यानी कोर्ट में जाके आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके अपने अधिकारों को अगर उल्लंघन हुआ है तो आप जाके जस्टिस सीख कर सकते हैं। लेकिन ये वाद योग्य व नैतिक आदर्श है, तो ये वाद योग्य नहीं है। डीपीएसपी को लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। कुल मिला के ये केवल मोरल आइडियाज हैं जिन्हें राज्य अपनी शक्ति व सामर्थ्य के आधार पर लागू कर सकती है। ये नकारात्मक है, यानी ये बताते हैं कि राज्य को क्या नहीं करना चाहिए, जबकि ये सकारात्मक है, ये बताते हैं कि राज्य क्या करेगा। ये राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, ये आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जैसा कि अम्बेडकर कहते हैं। ये राष्ट्रीय आपातकाल यानी 352 में अनुच्छेद 20 व 22 को छोड़कर स्थगन की बात की जाती है। मूलाधिकार अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो 20 और 22 को छोड़कर 20 और 21 को छोड़कर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। फिर जब तक क्रियान्वयन नहीं तब तक ये स्थायी रूप से इनका स्थगन ही है। तो अगर इनको एक्ट बना के इनको लागू नहीं किया जा सकता, जैसे फॉर एग्जाम्पल शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 21A के तहत, तब तक ये निष्क्रिय है या इनका स्थगन ही माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है सार्वभौम यानी अप्रतिबंधित नहीं है, यानी ये एब्सोल्यूट नहीं है। कुल मिला के इन पे रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है और लगाया भी गया। कुछ ना कुछ प्रतिबंध प्रत्येक अधिकार पर लगे हुए हैं। ये एब्सोल्यूट है, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं। इनकी प्रकृति अणु यानी व्यक्तिवादी है, यानी कि ये इंडिविजुअल से ज़्यादा सरोकार रखते हैं, व्यक्ति से ज़्यादा सरोकार रखते हैं, जबकि इनकी प्रकृति सामुदायिक है, यानी ये समुदाय को केंद्र पर रखते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट व्यक्ति को केंद्र पर रख के बातें करता है। अब बाद में जोड़े गए कुछ डीपीएसपीज हैं संशोधन के द्वारा, उनको देख लेते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में कौन कौन से डीपीएसपी जोड़े गए देख लेते हैं। तो 39A जोड़ा गया है, इसमें समान न्याय यानी इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात की गई है 39A। फिर 39F जोड़ा गया है, बच्चों व अल्पवयस्कों की शोषण से सुरक्षा की बात की गई है। फिर 43A भी जोड़ा गया है, 43A उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। फिर एक और संविधान जोड़ा गया है या एक और अनुच्छेद जोड़ा गया है 48A, इसमें पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन व अन्य वन्य व वन्य जीवों की सुरक्षा की बात की गई है। तो 39A यानी कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। फिर इसमें बच्चों की सुरक्षा की बात की गई है, बच्चों व अल्पवयस्कों के शोषण से सुरक्षा की बात की गई है। 43A में काइंड ऑफ जो वर्कर्स हैं उनका जो इंडस्ट्री है उसके मैनेजमेंट में बात की गई है। और 48A में पर्यावरण संरक्षण संवर्धन व वन्य जीवों की सुरक्षा के संदर्भ में ये आर्टिकल जोड़ा गया था। फिर अनुच्छेद जो 44 है 1978 में जो आया था के माध्यम से अनुच्छेद 38(2) को जोड़ा गया। तो राज्य आय, परिस्थिति, सुविधाओं व अवसरों की असमानता कम करेगा, इनइक्वालिटीज को कम करेगा राज्य। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदलकर राज्य की प्रारंभिक शिक्षावस्था की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा के लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। 97वां जो संविधान संशोधन हुआ है 2011 में, उसमें अनुच्छेद जो 43B जोड़ा गया है, ये 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। राज्य सहकारी समितियों में कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना, प्रबंधन व उन्नयन में सहायता करेगा, ये बात जोड़ी गई है 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। अब जो डीपीएसपी है उनका क्रियान्वयन देख लेते हैं। तो नीति तत्वों का क्रियान्वयन, संवैधानिक संशोधन, अनुच्छेद, संस्था और प्रावधान क्या व्याख्या है उसकी देख लेते हैं। तो जो पहला, चौथा, 17वां, 25वां, 42वां और 44वां 44th कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुए हैं उसके प्रावधान क्या है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण विषय लिए गए हैं, भूमि सुधार व कृषि के उन्नयन हेतु, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 48 में किया गया है। ठीक है। फिर 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में किया गया। तो अनुच्छेद 40 में उल्लिखित ग्राम पंचायत व शहरी प्रशासन की व्यवस्था का क्रियान्वयन इसमें किया गया है।
फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, जिसमें अनुच्छेद 48 में उल्लिखित काम के अधिकार, मजदूरी एवं निर्वाह इत्यादि के लिए लागू किया गया प्रावधान है। खादी व ग्रामोद्योग का विकास तथा सिल्क बोर्ड, हस्तकरघा बोर्ड, नाबार्ड आदि का सृजन, ये अनुच्छेद 43 में लिखित कुटीर उद्योगों के संवर्धन के लिए किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि की दिशा में मंडल आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन, ये अनुच्छेद 46 के अंतर्गत सन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक वैधता प्रदान की है इसको, आर्टिकल 46 को। 1995 में राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण और 2010 में राष्ट्रीय हरित पर्यावरण की स्थापना की गई, अनुच्छेद 48 ए के संदर्भ में, के अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार हेतु प्रावधान किया गया। जिला स्तर पर कुछ न्यायिक शक्तियों से कार्यपालिका के कार्य को संपन्न करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 50 में। फिर ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI करती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। इसका संविधान के अनुच्छेद जो 49 है उसके अनुपालन में ये कार्य किया जाता है। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980, 1986, वन जीव अधिनियम या वन नीति जो कि 1986 में आई थी, वन जीव अधिनियम ये 1986 में आया था, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। वन जीव नीति ये अनुच्छेद 48 ए के क्रियान्वयन के तहत ही इसको लागू किया गया था। फिर कृषि भूमि अधिग्रहण कानून, ये अनुच्छेद 39 बी यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है या काइंड ऑफ जो निजी संपत्ति है उसका कलेक्टिव काइंड ऑफ, इसमें जो बात की गई है ना कि कलेक्टिव ऑनरशिप होगी, जो सामाजिक संसाधन है या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बेसिकली उनकी कलेक्टिव ऑनरशिप की बात की गई है आर्टिकल 39 बा में या आर्टिकल 39 बी में, तो उसी को यानी कृषि भूमि अधिग्रहण कानून इसी से रिलेटेड है। फिर 1971 में 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत यानी नेशनलाइज कर दिया गया एवं 70 के दशक में सरकार द्वारा कई उद्योगों का अधिग्रहण किया जाना या उन्हें हटा देना, यह अनुच्छेद 39 बा यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी कलेक्टिव ऑनरशिप होगी यानी सामुदायिक ऑनरशिप होगी, और अनुच्छेद सा जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ यानी जो धन है या संपत्ति है संपदा का संकेंद्रण रोकने के लिए केंद्र सरकार या राज्य प्रयास करेगा, उसके तहत इसको लागू किया गया। तो समान कार्य के लिए समान वेतन के संदर्भ में कानून ये 39 दा में बताया गया है ना, 39 डी। ठीक है, मूल अधिकारों व नीति तत्वों के मध्य विवाद क्या है? फंडामेंटल राइट्स और DPSPs के बीच में विवाद, ये 70 वर्षों में किस प्रकार से ये आगे बढ़े हैं इसको एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं। तो बेसिकली मूल अधिकार व DPSP के मध्य टकराव का तात्पर्य है दोनों में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। क्या DPSP तत्वों को लागू करते समय मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, या फिर तीसरा प्रश्न यह उठता है क्या टकराव की स्थिति में मूल अधिकार प्रभावी होंगे या DPSP। टकराव का मुख्य कारण है मूल अधिकारों के संपत्ति के अधिकार वाले अनुच्छेद यानी आर्टिकल 31, 19F व DPSP के अनुच्छेद 39B व C में वर्णित तत्व जो समाजवाद से प्रभावित है। अनुच्छेद 39B भौतिक संसाधनों का सार्वजनिक हित में प्रयोग करेगा राज्य, भौतिक संसाधनों का यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी कलेक्टिव ऑनरशिप होगी या राज्य उनका सार्वजनिक हित में यानी पब्लिक इंटरेस्ट में उपयोग करेगा जो नेचुरल रिसोर्सेज है। और 39C क्या है? उत्पादन व वितरण के संसाधनों यानी पूंजी का केंद्रीकरण रोकेगा राज्य, अर्थात कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकेगा राज्य, अर्थात अमीरों और गरीबों के मध्य जो पूंजीगत भेदभाव है उसको राज्य मिटाने का प्रयास करेगा। मूल अधिकारों और DPSP के मध्य टकराव को देखें तो हमें न्यायपालिका और संसद के मध्य की टकराव देखने को मिलती है। न्यायपालिका और संसद के मध्य टकराव देखने को मिलती है, जहां न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों को महत्व दिया है यानी जुडिशरी ने फंडामेंटल राइट को महत्व दिया है, वहीं संसद ने DPSP को महत्व दिया। चलिए दोनों के मध्य विवाद को समझते हैं और कौन कौन से केस हुए हैं उनको भी समझते हैं, और संविधान संशोधन जो किए गए हैं संसद द्वारा उनको भी देखते हैं। तो सबसे पहला जो केस हुआ था श्रीमती चमकम दुराई राजन वर्सेस मद्रास स्टेट हुआ था 1951 में, समझते जाइएगा। यह मूल अधिकार व DPSP के मध्य टकराव से संबंधित प्रथम बात था। सुप्रीम कोर्ट ने DPSP की बजाय मूल अधिकारों को प्रभावी माना। इस केस में मौलिक अधिकारों व DPSP के मध्य संबंधों पर समय और परिस्थितियों के अनुसार न्यायपालिका का दृष्टिकोण परिवर्तित होता रहा है। दोनों पक्षों के बीच संबंधों से
संबंधित मामला सर्वप्रथम 1951 में मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुराई राजन मामले में आया। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुराई राजन जो केस हुआ था 1991 मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मूल अधिकार व डीपीएसपी के विरोध की स्थिति में मूल अधिकार डीपीएसपी पर अभिभावी होंगे, यानी सुपरसीड करेंगे। यानी कि अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की लड़ाई होगी तो डीपीएसपी कम पड़ेंगे जबकि फंडामेंटल राइट ज़्यादा पड़ेंगे, यानी 20 होंगे। कुल मिला के फंडामेंटल राइट्स की जीत होगी, डीपीएसपी की हार होगी। यानी पहले फंडामेंटल राइट्स आएंगे फिर डीपीएसपी आएंगे। इस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डीपीएसपी हैं को मूल अधिकार के अध्याय के अनुरूप और उनके सहायक के रूप में कार्य करना होगा। तो जो डीपीएसपी हैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप डीपीएसपी कुछ और बना रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स को आप छीन रहे हैं, तो वो गलत है। डीपीएसपी बनेंगे तो फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखकर ही बनेंगे, क्योंकि सीधी एक बात ये 1951 में जब चंपकम दुराई राजन केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। दूसरा केस होता है कामेश्वर सिंह वर्सेस बिहार राज्य, 1951 में ही होता है। यह केस भूमि सुधार व जागीर प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था। कामेश्वर सिंह ने संपत्ति के अधिकार के तहत केस किया। सुप्रीम कोर्ट ने कामेश्वर सिंह का पक्ष लिया, मूल अधिकारों को प्रभावी माना। यहाँ तक भी ठीक था। फिर बेला बनर्जी वाद आया 1954 में। संपत्ति अधिग्रहण की उचित क्षतिपूर्ति एवं मुआवजे से संबंधित इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार को प्रभावी माना। अब गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट केस होता है 1967 में। मूल अधिकार प्रभावी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, यानी अभी तक 1967 तक फंडामेंटल राइट्स अपर हैंड में चल रहे हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो कि 1967 में आया था मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीपीएसपी तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को ही चेंज कर दो, है ना। अभी तक फंडामेंटल राइट्स ऊपर चल रहे हैं, देखिएगा ये लड़ाई। अब यहाँ से एक शिफ्ट आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो कि 1973 में होता है। में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों के बीच कोई विरोध नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब ये कंप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, इनमें कोई अंतर नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। संसद ने सुप्रीम कोर्ट के इन निर्णयों को फेल करने के लिए कुछ संशोधन किए। तो पहला संशोधन किया 1951 में, तो भूमि सुधारों से संबंधित 9वीं अनुसूची जोड़ दी तथा अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध हेतु 31A व 31B को जोड़ दिया। चौथा संविधान संशोधन किया 1955 में बेला बनर्जी बात को फेल करने के लिए। संशोधन में कहा गया कि राज्य लोकहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट में व्यक्तिगत संपत्ति को हस्तगत कर सकता है, न्यायपालिका इसकी क्षतिपूर्ति का पुनरावलोकन नहीं कर सकती है। फिर 17वां संविधान संशोधन हुआ 1965 में, नवीं सूची में कुछ भूमि सुधारों को जोड़ा गया। फिर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1971 में। गोलकनाथ वाद जो कि 1967 में हुआ था को फेल करने के लिए संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी अनुच्छेद में परिवर्तन कर सकती है, ऐसा 1971 में कहा गया। ठीक है। फिर 25वां संविधान संशोधन हुआ 1971 में। इसमें यह कहा गया कि मूल अधिकार व डीपीएसपी के आपसी संबंधों के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन था। 25वें संविधान संशोधन में 2 बातें महत्वपूर्ण है। पहला, इसमें आर्टिकल 31C जोड़ा गया, बेला बनर्जी वाद व बैंकों के राष्ट्रीयकरण में मुआवजे के प्रावधान के कारण। प्रथम क्या था जो मामला, प्रथम महत्वपूर्ण बातें यह क्या थी? अनुच्छेद 39B और C को लागू करते समय अनुच्छेद 14, 19 व 31 का अतिक्रमण किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इस अतिक्रमण का जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा। यानी आप अगर 39B और C को लागू करते समय अनुच्छेद 14, 19 व 31 का अतिक्रमण कर रहे हैं, कोई गलती नहीं है, कोई बात नहीं है, और इसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा। इन दोनों प्रावधानों को संविधान में स्थान देने के लिए अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। फिर 25वें संविधान संशोधन 1971 को केशवानंद भारती मामले में 1973 में चुनौती दी गई। केशवानंद भारती बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 25वें संविधान संशोधन के प्रथम प्रावधान को तो मान लिया पर द्वितीय प्रावधान को अवैध माना। ठीक है, अगर डीपीएसपी के आर्टिकल 39B और C को लागू करते समय अनुच्छेद 14, 19 और 31 का अतिक्रमण किया जा रहा है तो ठीक है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा उसका, ये बात हम नहीं मानेंगे। 82वां संविधान संशोधन ये 1976 में होता है। इस संशोधन में भी 2 प्रावधान महत्वपूर्ण है। पहला, समस्त जो डीपीएसपी हैं मूल अधिकारों पर प्रभावी होंगे। यानी अब पहले तो अनुच्छेद 39B और C की बात की गई थी कि डीपीएसपी पर सुपरसीड करेंगे, लेकिन अब
पूरे के पूरे डीपीएसपी का अपर हैंड होगा फंडामेंटल राइट्स पर, ये कह दिया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। और दूसरा क्या था कि ऐसे प्रावधानों की न्यायिक समीक्षा भी नहीं होगी, फिर से जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, प्रावधान जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को जो कि 1976 में हुआ था को मिनर्वा बिल बाद में मिनर्वा मिल केस में 1980 में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन की इन दोनों प्रावधानों को अवैध घोषित कर दिया, पर केशवानंद भारती वाद वाले 25वें संविधान संशोधन के प्रथम प्रावधान को फिर स्वीकार कर लिया, यानी 39B और C को लागू करने के लिए अगर आप आर्टिकल 14, 19 और 31 का अतिक्रमण करते हैं तो सही है, उसको तो स्वीकार कर लिया, लेकिन समस्त डीपीएसपीस को अपर हैंड दे दिया जाए फंडामेंटल राइट से, इसको अस्वीकार कर दिया। और न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, इसको भी अस्वीकार कर दिया। मिनर्वा मिल जो बात हुआ था 1980 में, मूल अधिकार व नीति तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा कहा गया। इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाग 3 व भाग 4 के मध्य संतुलन एवं सामंजस्य संविधान का मूलभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर है। इसे समन्वयकारी अथान्वयन का सिद्धांत कहा जाता है, यानी इसे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत कहा जा सकता है। कुछ विचारकों ने न्यायालय के विचारों से असहमति प्रकट करते हुए विचार रखा कि मूल अधिकारों को डीपीएसपी से श्रेष्ठ कहना सही नहीं है, दोनों का समन्वित अर्थान्वयन यानी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए, जैसे केरल शिक्षा विधेयक 1964 में उच्चतम न्यायालय ने समन्वयकारी निर्वाचन का नियम अंगीकृत किया था। इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि मूल अधिकार व डीपीएसपी के मामले में समन्वयकारी अर्थान्वयन का सिद्धांत स्वीकार किया जाना चाहिए, यानी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत स्वीकार किया जाना चाहिए। इन दोनों को समान रूप से प्रभावी करने का प्रयास किया जाना चाहिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की 1973 में हुआ था, में न्यायालय ने एक बार फिर कहा कि इन दोनों में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए। पहला, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों समान रूप से मूल हैं, यद्यपि डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। दूसरा, फंडामेंटल राइट व डीपीएसपी एक दूसरे के अनुपूरक यानी कम्प्लीमेंट्री हैं और एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं। मिनर्वा मिल मामले में न्यायालय ने फिर से यह कहा कि मूल अधिकार व डीपीएसपी के बीच समन्वय व असंतुलन संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है का आवश्यक लक्षण है। मिनर्वा मिल के परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 31C की स्थापना के पश्चात भी डीपीएसपी को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो मिनर्वा मिल केस के कारण ही अनुच्छेद 31C के रहते हुए भी डीपीएसपीस को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वरीयता नहीं दी जाती। वर्तमान स्थिति क्या है? केवल आर्टिकल 39B और C में बने डीपीएसपी ही मूल अधिकारों पर प्रभावी हैं। इन्हें लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आर्टिकल 39B और C के आने पर अनुच्छेद 14 व 19 चले जाते हैं, बाकी स्थितियों में मूल अधिकार ही प्रभावी रहते हैं। उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश वाद, ये भाग 3 व 4 प्रावधान एक दूसरे में सहायक एवं पूरक है तथा मूल अधिकार भाग 4 में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण साधन है। संविधान के कार्यकाल की समीक्षा करने के लिए गठित आयोग यानी वेंकटचलैया आयोग 2002 ने सिफारिश दी, रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा करने के लिए एक सामरिक कर्म योजना बनाई जाए। हालांकि मनरेगा बनाया गया। हर 5वें वर्ष एक शिक्षा आयोग गठित हो जो अनिवार्य शिक्षा आदि की प्रगति की समीक्षा करे। सभ्य समाज की पहल के द्वारा विभिन्न धर्मों व मतों के बीच सद्भाव एवं सामाजिक स्थिरता के प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाए। फिर डीपीएसपी को लागू किए जाने की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय निकाय गठित किया जाए। केशवंथानम ने कहा कि डीपीएसपी से केंद्र व राज्यों के बीच, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के बीच, राज्यपाल व मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव होगा, क्योंकि ये डाइकोटमस नेचर के हैं, तो इसमें टकराव तो होना ही है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा डीपीएसपी का चैप्टर समाप्त होता है। होप कि आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। इसके साथ ही आपके पास एक और चांस है या आपके पास एक और काइंड ऑफ बटन है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, मेंबरशिप का। इसमें स्लॉट है जिसे आप ले सकते हैं मात्र 29 रुपये में। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही थैंक्स का बटन है, तो अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है और आप वॉलंटरी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस चैनल की प्रगति में तो आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।